फिल्म की शुरुआत में हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहाँ चारों तरफ बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है और एक विमान बर्फ के नीचे दबा हुआ है। यह यहाँ कैसे पहुंचा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रिसर्च टीम लेजर से बर्फ की ड्रिल करती है और वे विमान में प्रवेश करते हैं। वहाँ उन लोगों को बहुत मुश्किल हो रही थी। रिसर्च टीम के एक मेंबर को कोई अजीब सी चीज दिखाई देती है। ये कैप्टन अमेरिका की शील्ड जैसी दिख रही थी क्योंकि इस पर भी एक स्टार बना हुआ था। अब उनको ये कंफर्म हो जाता है कि ये शील्ड ही है, लेकिन ये यहाँ आई कैसे? क्या इस विमान में कैप्टन अमेरिका भी था? ऐसे कई सवाल भी उनके दिमाग में आने लगते हैं। अब कहानी में पास्ट में ले जाती है जहाँ 1942 का एक शहर दिखाया जाता है जिसमें जर्मन सैनिकों का राज था। ये सभी सोल्जर्स अपने लीडर के ऑर्डर से एक प्राचीन चीज को तलाश रहे हैं और वे इसमें कामयाब नहीं हुए। उनका कमांडर खुद एक मंदिर में एक पुजारी से मिलने जाता है। कमांडर को वहाँ एक नकली क्रिस्टल क्यूब मिलता है जिसे हाथ में लेकर वह पुजारी से पूछता है कि बताओ वो चीज कहाँ है जिसकी मुझे तलाश है। पुजारी कमांडर को बताने से इनकार कर देता है। तभी वो कमांडर उस नकली क्रिस्टल क्यूब को गिराकर तोड़ देता है। कमांडर फिर से पुजारी से उस बारे में पूछता है तो पुजारी बोलता है कि तुम उसके काबिल नहीं हो, उसकी पावर को सहन करने की शक्ति सिर्फ गॉड के पास है। तभी वो कमांडर खुद ही उस मंदिर में अपनी नजर इधर उधर फिराने लगता है तो उसे एक दीवार कुछ अजीब सी नजर आती है। उस दीवार पर एक बटन बना होता है जिसे दबाने पर एक बॉक्स बाहर आता है जिसमें वो रियल पावर वाला क्यूब होता है और उसमें से लाइट बाहर निकल रही होती है। अब यहाँ से हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लड़के कमरे में बैठे होते हैं और यहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम स्टीव है। स्टीव का सिर्फ एक ही सपना है कि वो आर्मी में जाए और अपने देश की सेवा करे, लेकिन कुछ फिजिकल टेस्ट में फेल होने के कारण उसे कई बार रिजेक्ट किया जा चुका था। स्टीव अपने एक आर्मी वाले दोस्त से मिलता है जिसका नाम बकी है। स्टीव अपने दोस्त को बोलता है कि वो किसी भी कीमत पर आर्मी में जाना चाहता है लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाता है। तो बकी उससे बोलता है कि मैं तुम्हें आज रात तक एक फेयर में लेकर जाऊंगा जहाँ तुम फ्यूचर में आने वाली कुछ शानदार चीजें देख सकते हो। अब वे रात में वहाँ घूमते हैं और एंजॉय भी करते हैं। वहाँ उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है लेकिन वे फन को जारी रखते हैं। क्या मैं कभी सेना में शामिल हो पाऊंगा? मुझे अपने देश के लिए लड़ने का बहुत शौक है और ऐसा पेशेंट किसी में भी नहीं है। तभी वहाँ एक डॉक्टर होता है जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। स्टीव को जब पता चलता है कि फ्यूचर के लिए कुछ आर्मी सोल्जर्स को लिया जा रहा है, वो तुरंत अपना फॉर्म लगा देता है लेकिन फिर से रिजेक्ट हो जाता है। वहाँ सिलेक्ट करने वाला एक शख्स स्टीव से कहता है कि जरूर कोई वजह रही है कि तुम हर बार रिजेक्ट हो रहे हो और इसलिए मैं तुम्हें सिलेक्ट नहीं कर सकता। तभी वहाँ वही डॉक्टर आता है जिसने उनकी बातें सुनी थी। वो डॉक्टर होने के साथ एक साइंटिस्ट भी था। वो स्टीव का इंटरव्यू लेता है और उसके फॉर्म पर 1A की मोहर लगा देता है, यानी कि फर्स्ट एवेंजर। अब हमें एक आर्मी यूनिट को दिखाया जाता है। तभी वहाँ कमांडर आता है जिसके साथ वो डॉक्टर और एक लड़की होती है जिसका नाम पेगी है। वो कमांडर डॉक्टर से पूछता है कि आर्मी को बहुत सारे ऑपरेशन है और टास्क करने पड़ते हैं, फिर भी तुमने स्टीव को ही क्यों चुना, जबकि उसकी हालत तो देखो। तभी वो डॉक्टर वहाँ एक नकली बम फेंकता है तो सभी सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन स्टीव उसी बम पर लेट जाता है ताकि अपना बलिदान देकर बाकी सबकी जान बचा सके। ये देखकर सभी स्टीव से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो कमांडर स्टीव को रखने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर हम एक आदमी लाल खोपड़ी को देखते हैं। वह अपने साथी साइंटिस्ट के साथ काम करते हुए इस पावर क्यूब की शक्तियों पर रिसर्च कर रहा होता है और वहाँ इसका इस्तेमाल करते हुए ऐसी एनर्जी निकालने की कोशिश करता है जो किसी भी विमान को 4-5 दिनों तक उड़ान भरने में मदद कर सकता हो, यानी कि उनके विमान को किसी ईंधन की जरूरत नहीं पड़े। आखिर कई दिनों की मेहनत के बाद वो लाल खोपड़ी एक ऐसी मशीन बना लेता है जो उस पावर क्यूब से एनर्जी को सोख कर उनके हथियार में बदल सकती है। दूसरी तरफ आर्मी में पैगी कार्टर स्टीव को उसके शहर लेकर जाती है। इसका मतलब है जहाँ से स्टीव आया था, क्योंकि वहाँ उस डॉक्टर की बनाई एक कमाल की मशीन थी जो किसी भी इंसान की ताकत को बढ़ा सकती है और इसका आविष्कार आर्मी के यूज के लिए ही किया गया था। इस मशीन का आविष्कार करने वाला वही रहस्यमय शख्स था जो फेयर में देखने को मिला था। उन्होंने इसमें सीरम का इस्तेमाल किया था जिसका आविष्कार उस डॉक्टर ने किया था जिसने स्टीव को सेलेक्ट किया था, इसलिए उसका नाम भी इसके आविष्कारकों में शामिल किया गया था।
ये सब मिलकर इस मशीन से स्टीव को एक सुपर सोल्जर बनाना चाहते थे। स्टीव को इस मशीन में सुला दिया जाता है और उसके बॉडी में ढेर सारा सीरम डालकर मशीन को पैक कर दिया जाता है। फिर इसमें बहुत सारी एनर्जी डालते हैं। जब एनर्जी लेवल 70% हो जाता है तो स्टीव जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वे सब मशीन को बंद करने का सोचते हैं तो स्टीव बोलता है कि नहीं, मैं इसे सहन कर सकता हूँ, आप एनर्जी लेवल पूरा 100% कर दीजिए। जब स्टीव को बाहर निकाला गया तो सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि उसकी बॉडी अब पूरी तरह से बदल गई है। पहले के मुकाबले अब वो कमाल का लग रहा था। तभी वहाँ एक स्पाई आता है जो वो सीरम ले लेता है, जिससे स्टीव इतना ताकतवर बना और डॉक्टर को भी गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। स्टीव जो अब कैप्टन अमेरिका बन गया था तो तेजी से उस स्पाई का पीछा करने लगता है और आखिर में उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो स्पाई जहर खाकर अपनी जान दे देता है और वो सीरम भी नष्ट हो जाता है। जब स्टीव वापस आता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर की मौत हो चुकी है और साथ ही उनके पास जो सीरम था वो भी नष्ट हो चुका है। इसलिए आर्मी अब और सुपर सोल्जर्स नहीं बना सकती, इसलिए स्टीव को कैप्टन अमेरिका बना दिया जाता है ताकि वो सभी सोल्जर्स को लीड कर सके। एक दिन स्टीव को पता चलता है कि उसका दोस्त बकी लाल खोपड़ी की कैद में है और साथ ही उनके सैकड़ों सोल्जर्स भी जो बकी के साथ एक कैंपेन पर थे। कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव अपने साथियों को बचाने के लिए वहाँ जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं और उस लाल खोपड़ी के बेस पर पहुँच जाता है। स्टीव वहाँ जाकर अपने सोल्जर्स को आजाद कर देता है, लेकिन उसका दोस्त वहाँ नहीं होता है। इसलिए वो अंदर लैब में जाता है तो देखता है कि बकी एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ है। स्टीव बकी को खोलता है तो बकी अपने दोस्त को वहाँ देखकर खुश हो जाता है और इतना ताकतवर देखकर थोड़ा हैरान भी। तभी वहाँ वो लाल खोपड़ी भी आ जाता है। वो लाल खोपड़ी स्टीव को जोर से मुक्का मारता है तो स्टीव अपना शील्ड यूज करता है, जिससे लाल खोपड़ी गुस्से में आकर अपना मास्क उतारकर नीचे आग में फेंक देता है और उस ब्रिज को अलग करके अपने साइंटिस्ट के साथ वहाँ से भाग जाता है। स्टीव अपने दोस्त और बाकी सभी सोल्जर्स को बचाकर वापस आर्मी यूनिट आ जाता है, जिसे देखकर आर्मी कमांडर और बाकी सभी लोग बहुत खुश होते हैं और स्टीव की बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद एक पार्टी रखी जाती है और कैप्टन अमेरिका अपने कमांडर को बोलता है कि जब मैं बकी को बचाने के लिए लैब में गया था तो मैंने एक मैप देखा जिस पर लाल खोपड़ी ने अपने सभी हथियार फैक्ट्री का एड्रेस शो कर रखा था। हमें कैसे भी करके इनको तबाह करना होगा। अब कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त बकी और कुछ सोल्जर्स के साथ अपनी एक टीम बनाता है और यहाँ कैप्टन अमेरिका को एक शानदार शील्ड भी दी जाती है। ये सब एक ट्रेन को रोकने के लिए जाते हैं जिसमें लाल खोपड़ी का वो साइंटिस्ट भी होता है। ट्रेन में फाइट के समय बकी नीचे खाई में गिर जाता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उस साइंटिस्ट को बंदी बनाकर ले आता है, जिससे कमांडर कुछ प्रश्न पूछता है, जिसके कारण इनको पता चलता है कि लाल खोपड़ी अपने एक सीक्रेट बेस पर कुछ शहरों पर बॉम्ब गिराने के लिए एक प्लेन बना रहा था। तो कैप्टन अमेरिका अपनी टीम लेकर बाइक्स के द्वारा वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन लाल खोपड़ी को इस बारे में पहले ही पता चल गया था, इसलिए वो स्टीव को वहाँ जाते ही बंदी बना लेता है और वहाँ से अपने विमान में बैठकर बॉम्ब गिराने के लिए जाने लगता है। तभी आर्मी कमांडर गाड़ी लेकर वहाँ आ जाता है और स्टीव के साथ प्लेन का पीछा करने लगता है। वो कमांडर गाड़ी को इतना तेज चलाता है कि स्टीव को प्लेन के अंदर पहुंचा देता है। प्लेन में कैप्टन अमेरिका और लाल खोपड़ी के बीच काफी देर तक फाइट होती है और क्योंकि असल में वो दोनों ही सुपर सोल्जर थे, आखिर में वो मशीन टूट जाती है जो पावर क्यूब से एनर्जी लेकर प्लेन को उड़ा रही थी और अब प्लेन भी नीचे गिरने लगता है। वो लाल खोपड़ी पावर क्यूब को अपने हाथ में ले लेता है तो पावर क्यूब की एनर्जी उससे सहन नहीं होती और वो जलकर बिल्कुल गायब हो जाता है और वो पावर क्यूब भी प्लेन को चीर कर नीचे गिर जाता है। अब कैप्टन अमेरिका कंट्रोल शीट पर बैठ जाता है तो देखता है कि पूरा प्लेन ही बॉम्ब से भरा हुआ है और अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो प्लेन खुद ही सभी शहरों पर बॉम्ब गिराना शुरू कर देगा। इसलिए कैप्टन अमेरिका अपनी जान देकर इस प्लेन को रोकने के लिए यहीं नीचे क्रैश करवाने का फैसला करता है। अब स्टीव पेगी को कॉल करता है और सब कुछ बताता है कि वो प्लेन के नीचे आर्कटिक में क्रैश करवाएगा ताकि बर्फ में किसी को भी नुकसान नहीं हो। पेगी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो स्टीव से प्यार करती थी। अब आपको समझ आ गया होगा कि उस रिसर्च टीम को इस प्लेन में शील्ड कैसे मिली। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ कैप्टन अमेरिका को एक रूम में सुला रखा है और अब वो 70 साल के बाद होश में आने वाला है क्योंकि वो 70 साल तक प्लेन में बर्फ में दबा रहा है और अब भी उसकी उम्र वही है क्योंकि वो एक सुपर सोल्जर है। यहाँ कैप्टन को जैसे ही होश आता है वो वहाँ से बाहर भागने लगता है और अपने चारों ओर की बदली दुनिया देखकर हैरान रह जाता है।
तभी यहाँ निक फ्यूरी आता है और कैप्टन अमेरिका को सब कुछ बताता है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको पूरी फिल्म देखना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप ऑनलाइन देख सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।